नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सभी दर्शकों से माफी चाहता हूं। 4-5 दिन के बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूं। एक बहुत दुखद घटना हो गई थी। हमारे एक कलीग का निधन हो गया था और उस ट्रॉमा से हम लोग अभी भी नहीं उभरे हैं। लेकिन सो मच टू गॉड, हमारे कलीग थे विजय, वो हमारे बीच नहीं रहे और बहुत बहुत पीड़ा पे है हम लोग। लेकिन आपसे जुड़ना है, आपसे मिलना है, बात करनी है, बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। विजय भी लड़ते थे साथ में, तो शो को हम नहीं रोक सकते। आपके संदेश से हमें मिल रहे थे, आपके लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज मिल रहे थे कि आप मेरे स्वास्थ्य के बारे में आप सब पूछ रहे थे, जान रहे थे, जानना चाहते थे कि कहाँ हैं। वो एक परिस्थिति थी, शुक्रवार के दिन ऐसी घटना हुई और उसके बाद से हम लोग लगातार एक प्रकार से कैमरा फेस करने में दिक्कत हो रही थी। एक सीवियर कार्डियक अरेस्ट में 5 मिनट का भी वक्त नहीं मिला और वो हम लोगों का साथ छोड़ के चले गए। हम लोग उन्हें नहीं बचा पाए, इसका बहुत तकलीफ है। हम लोग पूरी तरह से उनके परिवार के साथ हैं, पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। अब हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जब आप न्याय के लिए लड़ना शुरू करते हैं तो चारों तरफ से ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपको दबाने का प्रयास भी करती हैं। अब एक और कोशिश हो रही है और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कोशिश नहीं होनी चाहिए और जजों को इस तरह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई आपत्ति की बात हो रही है तो इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन इतिहास में दूसरी बार, इसके पहले भी हुआ और दूसरी बार हो रही है ये घटना, आज तक नहीं हुई थी। किसी एक एडवोकेट के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स या उनके खिलाफ कुछ इस तरह की बात के लिए 5 सदस्यीय बेंच का गठन हो जाए और वो भी उनके लिए जो दिशा सालियान के वकील हैं। मैं बात कर रहा हूं दिशा सालियान के 25 से 50 वकीलों की टीम में से जो सबसे प्रमुख हैं, एडवोकेट नीलेश ओझा, उनके बारे में। एडवोकेट नीलेश ओझा के लिए 5 जजों की बेंच बनी है। क्यों बनी है, क्या जानना चाहते हैं, क्या कार्रवाई हुई है, क्या करना चाहते हैं, किस बात के लिए कोर्ट नाराज है या कोर्ट क्या जानने की कोशिश करना चाहते हैं, इस सब पर बात करने के लिए सीधे अभी बुलाते हैं नीलेश ओझा जी को। लेकिन इसके पहले कि नीलेश ओझा जी से हम बातचीत शुरू करें, हम ये बात अपने दर्शकों के ऊपर आज छोड़ रहे हैं कि जो कोई भी न्याय की मांग करेगा, क्या उसे इसी तरह से इम्प्लीकेट किया जाएगा? तो हो सकता है कि किसी और प्रकरण में उनको बुलाया जा रहा हो, किसी और प्रकरण में उनकी सुनवाई होनी हो, लेकिन ये वही नीलेश ओझा हैं जो दिशा के पिता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो जनता के संज्ञान में रहना ही चाहिए, क्योंकि जनता की बड़ी अदालत जो है उनके सामने हम तो मुकदमा लड़ेंगे ही। ये मेरी जिम्मेदारी है मीडिया के रूप में कि मैं ये मुकदमा लड़ूं और मैं इस बात को उठाऊं और जनता के बीच ले जाऊं। तो एडवोकेट नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है नीलेश जी। नमस्ते, धन्यवाद आशुतोष जी। नमस्कार नमस्कार। नीलेश जी, ये मामला क्या है और क्यों आपके लिए इतना ऐतिहासिक कदम उठाया गया है? नहीं, ये पहली बार नहीं है, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट के हिस्ट्री में 5 जज बेंच सिर्फ 2 बार बैठे हैं कंटेम्प्ट के लिए। 2017 में एडवोकेट नीलेश ओझा के लिए और 2025 में एडवोकेट नीलेश ओझा के लिए। तो किसी भी वकील के लिए? किसी भी वकील के लिए? नहीं, सिर्फ नीलेश ओझा के लिए, बस। आप समझे नहीं?
हाँ, हिस्ट्री में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूरे हिस्ट्री में 5 जज बेंच कभी नहीं बैठे थे कंटेम्प्ट में। कंटेम्प्ट और में 5 जज बेंच नहीं बैठा था। नहीं। और 2017 में मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट किस लिए हुआ था पता है क्या? हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज है जस्टिस काथावाला, एसजे काथावाला, शाहरुख जिम्मी काथावाला, वो रिटायर्ड हो गए। तो उन्होंने एक केस में क्या किया, करप्शन ऐसा किया था कि जो बोला कोर्ट में, जो एविडेंस बुलाया, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया अपोजिट पार्टी को हेल्प करने के लिए। तो हमारे क्लाइंट में से एक पर्सन ने वो जज का कर लिया स्टिंग ऑपरेशन, उसमें सब आ गया कि ये सब हो रहा है और वो जज रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो वो स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर मेरा इंटरव्यू हुआ था। फिर इंटरव्यू होने के बाद में वो जज के एक यहाँ पर दलाल वकील है, मतलब उनके एजेंट टाइप है, मिलिंद साठे करके, उन्होंने एक अर्जी लगाया बॉम्बे बार एसोसिएशन की तरफ से। और ये अब क्या होता है मालूम क्या, अभी तो भी ठीक है, हाईकोर्ट जरा सुप्रीम सो मोटो पे आ गया। पहले क्या होता था, अगर एखादे किसी करप्ट जज के खिलाफ हम बोलो तो उस करप्ट जज के एजेंट को, जो वकील है जिनकी दलाली चलती है, लेन देन वगैरह, तो उसको बोलकर वो हमारे खिलाफ आरजी लगाते थे। अभी उनको क्या लगा कि ये बार एसोसिएशन को अगर देख के डर जाएंगे वगैरह, तो अभी भगवान के दया से वो दवाई इधर काम नहीं करी उनकी, उल्टा हो गया, हमने उन पर ही केस किया। और देखिए फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं जो कह रहा हूं ना, 2010 में आरके जैन करके जो रिपोर्टर है, उन्होंने एक ऐसे ही जज के बारे में जुडिशियल कंडक्ट को एक्सपोज किया, उनका मिसकंडक्ट को। वो करने के बाद में उस जज की जो चमचे और दलाल लोगों का जो ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, एक कंटेम्प्ट पिटीशन लगाया इनके खिलाफ। जब कंटेम्प्ट लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 2 लाख कॉस्ट लगाया। बोले भाई अगर एक जज करप्शन कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसको एक्सपोज करना ये तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। आर्टिकल 51 ए सबसेक्शन एच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो तुम उसके ड्यूटी के बीच में आ रहे हो। अगर इसके आरोप गलत है आप बताओ, तो हम इन पे कार्रवाई करते हैं। आप ये नहीं बोल रहे हो इसके आरोप गलत है, आप ये बोल रहे हो कि जज के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो अभी वो जज के घर पे जो कैश मिला है, तो फिर उसके बारे में क्या करने का? तो ये जो है, ये जो ट्राई करते हैं दलाल लोग की डराने का, तो उससे कुछ अपने को फर्क पड़ता नहीं है। 2017 का केस आज तक उसका हियरिंग नहीं हुआ है, उस पर हमने रिप्लाई भी दिया है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया है उसमें, मतलब बीच में 1-2 बार हुआ और बाद में फिर से वो पेंडिंग में चला जाता है। मैंने खुद लेटर दिया था, हियरिंग तो करो, आपने हमारे खिलाफ में बैटर नोटिस निकाला है, आप हियरिंग तो करो, तो उसमें हियरिंग हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो ये अभी जो 2017 की जो आपने बात बताई नीलेश जी, कि 2017 में जो जस्टिस काथावाला थे, उनका कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आ गया था कि जो एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड वो रख नहीं रहे थे? एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड विषय था, जिसमें उनका जो क्लोज था जस्टिस काथावाला का, उसने बोला कि हमारा ये 7/12 है। हमने कहा ये झूठा 7/12 है, इस पे जो नाम है हाथ से ऐड किया, ओरिजिनल रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है। तो इनको पहले समझ में नहीं आया, बोला ठीक है तहसीलदार को पूरा रिकॉर्ड लेके बुला लेते हैं, जो सही रहेगा सही, जो गलत है उस पर कार्रवाई कर लेंगे। तहसीलदार रिकॉर्ड लेके आ गया, तहसीलदार ने बोला हमने जो डॉक्यूमेंट दिया वो सही है और जो अपोजिट वाले ने दिया है वो गलत है। तो इसके ये इन द मीन टाइम उनका हो गया था, जो भी सेटलमेंट, जो भी चीज हो गई थी, तो उसने उन्होंने, और हमको इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि वो रिकॉर्ड पर नहीं लेने वाला है। तो हमारे क्लाइंट ने, जो भी थे पर्सन, उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया कि यह ऐसा बोल रहा है तहसीलदार का जो भी अधिकारी है, और ये रिकॉर्ड पे नहीं ले रहा है। तो फिर उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल हुआ जस्टिस कहता, तो क्या है, इनको क्या लगता है कि हम अगर जज बन गए तो हमको लाइसेंस मिल गया लूटने का, करप्शन करने का, हम हो गए। देखो, एक दो चीफ जस्टिस ने बहुत सुंदर बोला है क्या कि लॉर्डशिप लॉर्डशिप बोलने की वजह से इनके मन में गॉड फैक्टर आ गया, इनको लगता है हम भगवान ही है। कई लोग अच्छे जजेस भी है, देखिए कई जजेस अच्छे हैं। और एक मैं बताता हूं, अभी जो 5 जज बेंच जो बना है ना अभी, तो ये 5 जज में से 4 जज है चीफ जस्टिस को छोड़कर, क्योंकि चीफ जस्टिस डिसक्वालीफाइड उनका जा रहा है,
तो जो मैं तो चारों ये कह रहा हूँ सर, मैं आपके साथ मैं एक बात, मैं तो वकील नहीं हूं, मैंने लॉ की पढ़ाई भी नहीं की है, लेकिन मैंने लॉर्डशिप या लॉर्ड शब्द को पढ़ा है। लॉर्ड शब्द क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसी के लिए जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट होना चाहिए, जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट होना चाहिए कि वो लगातार इस शब्द को अलाउ किए हुए है। लगातार लॉर्ड का मतलब होता था इंग्लैंड भगवान में, भगवान और जब जमींदार जो होता था ना उसको हाँ, लॉर्ड कहते थे, समझ लैंडलॉर्ड गए? बोलते थे या तो फिर भगवान को बोलते हैं। हाँ,